का मुकाबला सख्त तेजी से शुरू करते हैं। किताब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइंडिंग अप, वो अकेला चैप्टर जो लाजमी पेपर में आना है, क्योंकि उसकी एक अलग ग्रेड एरिया है और उसमें से सवाल नहीं बनाएंगे तो वो ग्रेड उनकी फिर आउट हो जाएंगी। और इसमें से सवाल एक आध दफा थोड़ा सा लॉजिकल उन्होंने बनाया, अदरवाइज इसमें से हमें क्रैमिंग वाले ही सवाल नजर आ रहे होते हैं। थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, लेकिन अब रफ्तार थोड़ी सी जरा ज्यादा तेज रखनी होगी। वाइंडिंग अप जब स्टार्ट होता है तो हम बात करते हैं कि वाइंडिंग अप क्या है। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है। कंपनी बंद होने को वाइंड अप कंपनी कहते हैं, कंपनी बंद होने के पूरे प्रोसेस को, जिसकी एंड पे जब कंपनी ऑफिशियली क्लोज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी की डिसोल्यूशन हो गई। अब एक लिक्विडेटर आ जाता है इस प्रोसेस में, वो कंपनी के एसेट बेचता है, लाइबिलिटी सेटल करता है और एंड पे अगर पैसे बच जाए तो मेंबर्स में डिवाइड कर देता है। मेंबर्स को हम एक नया नाम देना शुरू कर देते हैं जो है कंट्रीब्यूटरी। ये लफ्ज जगह जगह इस्तेमाल हुआ, लेकिन किताब ने कंट्रीब्यूटरी की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी। तो मैंने एक ट्यूटर नोट में कंट्रीब्यूटरी को बताया कि कंट्रीब्यूटरी एग्जैक्टली वही है जो जिसने कंपनी की लाइबिलिटी देनी है। अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी हो तो जिस बंदे ने गारंटी दी थी कि अगर कंपनी बंद हो गई तो मैं पैसे दूंगा, वो है कंट्रीब्यूटरी। या मेंबर्स में से वो मेंबर जिसने पूरे पैसे नहीं दिए थे और पार्टली पेड अप कैपिटल रखा था, वो कंपनी को पैसे देगा। तो अगर वाइंडिंग अप पे कंपनी को पैसों की मजीद जरूरत पड़ी तो वो गारंटी वाले मेंबर्स या अनपेड कैपिटल वाले मेंबर से पैसे मांग सकते हैं। तो कंट्रीब्यूटरी अब तमाम मेंबर्स को कहते हैं, और जिनसे पैसे मांगने हैं वो ये वाले मेंबर। तो जब भी वर्ड कंट्रीब्यूटरी आए तो आपने उसको सिंपली समझना है कि ये मेंबर का जिक्र हो रहा है। जब वाइंडिंग अप की हम बात करते हैं तो वाइंडिंग अप में तीन मशहूर मोड हैं: वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का मतलब है जब कोर्ट जबरदस्ती कंपनी को वाइंड अप कर रही होती है, यानी कि अगर उन्हें लगे कोई किसी ने शिकायत कर दी जाके, कुछ एप्लीकेंट्स ने पिटीशन दे दी कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो देखेगी कि क्या कंपनी में वाकई गड़बड़ हो रही है और फिर कोर्ट ऑर्डर जारी कर देगी भाई इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। तो कोर्ट की तरफ से एक लिक्विडेटर जाएगा, कंपनी को वाइंड अप करेगा। दूसरा ऑप्शन होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का, हम अपनी पर्सन से कर रहे होते हैं। अगर हमारे आर्टिकल्स में हमने टाइम या इवेंट लिखा था वो पूरा हो गया, या किसी भी वजह से मेंबर खुद चाहते हैं कंपनी को बंद करना, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जाते हैं। और अंडर सुपरविजन में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से वाइंडिंग अप कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें फिर जबरदस्ती अदालत की तरफ से ऐड हो जाती है। यानी हमने वाइंडिंग अप वॉलंटरी स्टार्ट की होती है और कुछ अरसे बाद जो है उसमें अदालत कूद पड़ती है। कुछ लोगों ने शिकायत लगा दी होती है कि ये लोग वाइंडिंग अप सही नहीं कर रहे, आप काइंडली बीच में आए और नोटिस लें। तो ऐसे में वो वाइंडिंग अप वॉलंटरी वाली कन्वर्ट हो जाती है वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन में। तो ये तीन तरह की वाइंडिंग अप्स हैं। पहले हम छोटी वाइंडिंग अप्स पे बात करते हैं। किताब ने वॉलंटरी और अंडर सुपरविजन पे थोड़ी सी डिस्कशन की है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में हम कहते हैं कि कंपनी एक सादा रेजोल्यूशन पास करके वाइंड अप हो जाए अगर आर्टिकल्स में जो टाइम लिखा था वो पूरा हो जाए, या इवेंट जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि इस इवेंट पे हम वाइंड अप हो जाएंगे। लेकिन अगर इन इन रीजंस के अलावा कोई रीजन है तो फिर आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। तो आपके आर्टिकल्स की शर्तें पूरी हो जाएं तो सादा रेजोल्यूशन से वाइंड अप कर दें कंपनी को, और अगर आर्टिकल्स की शर्तें पूरी नहीं हुई, किसी भी वजह से आप खुद बंद करने लगे हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें। बस इतना ही बताया उन्होंने वॉलंटरी वाइंडिंग अप का। अंडर सुपरविजन के अंदर वो कहते हैं कि एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में कुछ एप्लीकेंट्स पहुंच गए अदालत। वही एप्लीकेंट जो वाइंडिंग अप कोर्ट के लिए जा सकते थे वो पहुंचे और उन्होंने कहा भाई इस वाइंडिंग अप को कंटिन्यू तो करें लेकिन आप अंडर सुपरविजन ले आए। तो ऐसे में क्या होगा कि अदालत बीच में आ जाएगी और इस वॉलंटरी वाइंडिंग अप को कन्वर्ट कर देगी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन में। और ये जो वाइंडिंग अप की पेटिशन है ये तकरीबन उतनी ही लीगली वैलिड मानी जाएगी जैसे पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की होती है। देन वो कहते हैं कि क्या एक मॉड को दूसरे मॉड में शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे कमजोर मॉड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, उससे ऊपर अंडर सुपरविजन और सबसे ऊपर है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप को अंडर सुपरविजन ले जाया जा सकता है और अंडर सुपरविजन वाले को बाय कोर्ट ले जा सकते हैं, और वॉलंटरी को डायरेक्टली भी अंडर कोर्ट ले जा सकते हैं। इन एनी केस कुछ लोग अदालत को अप्लाई करेंगे और अदालत ये देखेगी कि ये अवामुल नास की वसीदर मफाद में है, क्या कंट्रीब्यूटरी और क्रेडिटर्स को इससे फायदा है। अगर ऐसा है तो वो इस वाइंडिंग अप को कन्वर्ट कर देंगे ऊपर वाली वाइंडिंग अप में और फिर वो अपने तरीके से चलाएंगे। चाहे तो सेम लिक्विडेटर के साथ चलें, चाहे तो अपना लिक्विडेटर लें। देन वाइंडिंग अप बाय कोड के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन है हमारे सिलेबस में। इसमें ऑफिशियली चंद स्टेप्स होते हैं जो आईकेप की किताब ने नहीं लिखे। आईकेप की किताब ने सेक्शंस ऐड किए हैं तो मैंने उसकी एक तरतीब शेयर की है, क्योंकि सीए फाइनल में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है वाइंडिंग अप, और तकरीबन कंपनीज एक्ट का 1/3 वाइंडिंग अप को डील करता है। तो उधर हम इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारी किताब ने अल्हम्दुलिल्लाह हक अदा किया है चैप्टर के नाम का, इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा तकलीफ नहीं दी। तो वाइंडिंग अप शुरू होती है एक पटिशन से, एक दरखास्त आती है। उस दरखास्त के बाद कभी कभी एक बंदे को कायम मकाम मैनेजर बना के अदालत वाले भेज देते हैं। उसके बाद जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर आता है तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है। वो कंपनी के लोगों से जाके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाता है। फिर वो एक रिपोर्ट जारी करता है कोर्ट को कि मैं वाइंडिंग अप शुरू करने लगा हूँ। फिर वाइंडिंग अप के प्रोसीजर होते हैं, फिर वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और एंड पे कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने ट्विटर नोट के तौर पे शेयर किए हैं।
ऑफिशियली ये स्टेप्स हम नहीं देख रहे होते। इन स्टेप्स के अंदर अगर हम चलें तो पहला स्टेप है पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। कंपनी की वाइंडिंग अप कुछ रीजंस की बेस पे कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है। एक लंबी सी लिस्ट है जो आपने याद रखना है, जिसमें खासतौर पे कि अगर कंपनी वाले खुद चाहते हैं वाइंडिंग अप हो जाए, कंपनी ने स्ट्रेची मीटिंग नहीं कराई, 2 लगातार एजीएम नहीं कराई, 2 लगातार ईयर के अकाउंट्स नहीं भेजे, मिनिमम से नीचे चले गए मेंबर्स, कंपनी अपने डेट्स नहीं पे कर पा रही, वो लिस्टेड नहीं रही, पहले लिस्टेड थी, कोर्ट को लगता है जस्ट एंड इक्विटेबल है, कंपनी में मेंबर खत्म हो गए हैं, सेक्शन 42 वो नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस इनका रिवोक हो गया है, और लिस्टेड कंपनी ने पूरा साल काम ही नहीं किया, या उन्हें नजर आ जाए कि कंपनी गड़बड़ हो रही है, कंपनी बनाने वाले चलाने वाले कंपनी सही तरीके से नहीं चला रहे, फ्रॉड हो रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हो रही है, मेल फंक्शनिंग हो रही है, लोग बेईमानियां कर रहे हैं, छोटे मेंबर्स को दबा रहे हैं, उनके हकूक पामाल कर रहे हैं, या कंपनी कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल हो जाए, कोई अनऑथराइज डिपॉजिट लेना शुरू कर दे, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, पॉन्जी स्कीम्स में शिफ्ट हो जाए। अब ये सारी स्कीम्स ना थोड़ा तसल्ली से समझाने वाली हैं, लेकिन इस वक्त रिवीजन में शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो उल्टी सीधी स्कीमों में घुस गई हैं, 2 नंबरी, फ्रॉड और इस तरह के काम कर रही हैं, जहां एससीसीपी को लगे कोई मॉरल हैजर्ड है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या लोगों से पैसा लेके आप उनसे कह रहे हैं कि जी आपकी किस्मत हुई तो इनाम मिल जाएगा, नहीं हुई तो आपको इनाम नहीं मिलेगा, लॉटरी और इस तरह की चीजें, ये सब की सब मना है। तो ये लिस्ट ऑफ थिंग्स है, इनमें से कुछ भी किया तो कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ बात जा सकती है। इसमें एक अनेबल टू पे डेट होता है, जिसको किताब अलग से एक्सप्लेन करती है कि अनेबल टू पे डेट का मतलब है कि कंपनी बावजूद एक क्रेडिटर के जिसका ₹1,00,000 से ऊपर थोड़ा सा ड्यूज है, उसने कंपनी से पैसे मांगे और 30 दिन तक ना उसके पैसे वापस हुए, ना उसको कोई सिक्योरिटी दी, ना उसको कोई कंपाउंडिंग वगैरह करके थोड़ा सा उसको हौसला दिया कि चलो भाई तुम्हारी अमाउंट इतने इंटरेस्ट के साथ दे देंगे, या अदालत ने किसी के लिए ऑर्डर जारी किया कि इसको पैसे दे दो, वो बंदा केस जीत गया और उसके बावजूद भी कंपनी उसे पैसे नहीं दे सकी, या अदालत को ही लगता है कि कंपनी में गड़बड़ है, तो इन तीन में से एक भी रीजन हो जाए तो हम कहेंगे कंपनी इज अनेबल टू पे डेट। तो सबसे पहले तो ये रीजन है जिनको हमने क्रैम करना है। फिर इन रीजंस पे एप्लीकेंट्स कौन जा सकते हैं? 5 एप्लीकेंट्स हैं जो कंपनी के पास कोर्ट के पास अप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी सही नहीं है, आप इसकी सिचुएशन को देखें। इसमें रजिस्ट्रार भी अप्लाई कर सकता है, वो एससीसीपी से इजाजत लेगा और इजाजत लेने के बाद वो अप्लाई कर देगा और कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। कंपनी के क्रेडिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिटर क्या करेंगे? अगर अदालत कहेगी तो सिक्योरिटी जमा कराएंगे, और क्रेडिटर को एक वाजे ठोस एविडेंस देना होगा, प्राइमा फेसाए मुबैना सबूत देना होगा कि हाँ भाई ये वाइंडिंग अप यहाँ पे ड्यू हो गई है। कंट्रीब्यूटरी भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटरी तब अप्लाई करेंगे जब कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाएगी और वो साबित कर दे कि पिछले 1.5 साल में कम से कम 180 दिन किसी ना किसी टाइम पे वो कंपनी का मेंबर है, तो वो अप्लाई कर सकता है। कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज और लीगल केसेस की डिटेल कोर्ट को जमा करा देगी। एससीसीबी भी अप्लाई कर सकता है अगर वो इन्वेस्टिगेशन करे कि मिसमैनेजमेंट वगैरह तो नहीं हुई, और अगर मिसमैनेजमेंट वगैरह हुई है तो एससीसीबी उन चीजों का नोटिस लेके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके कंपनी को की वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकता है। इन 5 के अलावा अगर अदालत को खुद कभी भी दिल करे तो वो वाइंडिंग अप सू मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, वो अपने तौर पे भी वाइंडिंग अप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि कुछ खास लोग कुछ खास रीजंस पे अप्लाई करते हैं। ये जहन में रखना है, ये नहीं सोचना कि क्रेडिटर कौन कौन सी रीजन पे जाएगा, एससीसीपी कौन कौन सी रीजन पे जाएगा। एप्लीकेंट्स अलग हैं और सर्कमस्टांसेस अलग हैं। उन सर्कमस्टांसेस में इनमें से कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है। सिर्फ कंट्रीब्यूटरी वो है जिसके साथ हमने लिंक कर दिए एक रीजन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे जाना है। कंट्रीब्यूटरी सिर्फ उसी केस में अप्लाई कर सकता है, बाकी सारे लोग उन सारी में से किसी भी एक इशू को पकड़ के और वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लिस्ट अलग है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, और ये लिस्ट अलग है कि कौन अप्लाई करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है टेबल, कौन अप्लाई करेगा और क्या शर्तें पूरी करेगा अप्लाई करते हुए। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ एप्लीकेंट का नाम और ऊपर लिखा हुआ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय एप्लीकेंट। तो ये पहला स्टेप है कि कुछ लोगों ने कुछ खास रीजंस पे जाके एप्लीकेशन दे दी। अगला स्टेप, अगर अदालत को जरूरी लगेगा और ये लोग कहेंगे तो वो एक प्रोविजनल मैनेजर को ले आएगा, क्योंकि आपने आज अप्लाई किया अदालत को, अदालत ने 90-100 दिनों के अंदर ऑर्डर जारी किया और इस 90-100 दिनों में लोग पैसा उठा के भाग गए। तो जो एप्लीकेंट है वो शुरू में कह सकते हैं कि भाई आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर जब भी आए आप एक मैनेजर जरूर भेज दें कंपनी पे जो चार्ज संभाल ले। तो अदालत क्या करेगी? एक प्रोविजनल मैनेजर भेज देगी, वो चार्ज संभाल लेगा और जब तक कंपनी की वाइंडिंग अप का ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हो जाता वो वहीं रहेगा, और उसी को ही अदालत बदल के ऑफिशियल लिक्विडेटर भी बना सकती है। स्टेप 3 में ये लिक्विडेटर कैसे आएगा? जब अदालत वाइंडिंग अप को ऑर्डर देगी तो वो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी। लिक्विडेटर के लिए एक पैनल होता है जो एससीसीपी ने मेंटेन किया होता है। एससीसीपी क्या करता है? 10 साल से ज्यादा तजर्बे के लोग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉ के या किसी भी फील्ड के जो एससीसीपी को ठीक लगती है, एक पैनल बनाती है और अदालत फिर उस पैनल में से ऑफिशियल लिक्विडेटर, प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट करता है। अगर लिक्विडेटर की जगह खाली हो जाए तो नया लिक्विडेटर भी यहाँ से आएगा। कोई भी और गड़बड़ हो, एक से ज्यादा लिक्विडेटर हो, तो सब हमेशा आएंगे इसी पैनल से।
सिर्फ वाहिद एक्सेप्शन है कि अगर क्रेडिटर जो कि कंपनी के पेड अप कैपिटल के 60% से ऊपर हो वो अप्लाई कर दें तो इस पैनल से हट के भी लिक्विडेटर आ सकता है, फिर वो लिक्विडेटर आके चीजों को देखेगा। तो सबसे पहले ये पैनल की डिस्कशन है, इस पैनल में किसी को ऐड करना माइनस करना एससीसीपी की डिस्क्रिप्शन है, कोई गड़बड़ करेगा तो एससीसीपी पैनल से निकाल देगा और इस पैनल के ऊपर मुख्तलिफ तरह की शर्तें एससीसीपी रख सकता है। फिर लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है, लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो बताएगा कि उसका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो हमेशा कोर्ट्स के ऑर्डर को फॉलो करेगा, जहां जरूरत पड़ेगी वो कोर्ट को जरूर बताएगा। एक से ज्यादा लिक्विडेटर हैं तो अदालत बताएगी कि आपके दरमियान क्या मामला होगा, अगर उनमें कोई झगड़ा होगा तो अदालत अपने चैम्बर्स में बुला के उनको समझाएगी कि इस झगड़े को किस तरह से रिजॉल्व करना है। अगर रेगुलर क्लास होती तो मैं समझाता कि चैम्बर्स में बुला के वो समझाने का क्या मतलब है, लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटी इस तरह से होंगी। अगर एक लिक्विडेटर छोड़ के जाना चाहता है तो ड्यूरिंग वाइंडिंग अप वो नहीं छोड़ सकता, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, अब उसे वाइंडिंग अप करानी पड़ेगी। हाँ, अगर वो पर्सनली डिसेबल हो जाता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट तो फिर उसकी बचत हो सकती है। नॉर्मली नया लिक्विडेटर पुराने लिक्विडेटर को रिप्लेस करता है और वही उसके लिए सेशन कर रहा होता है। एक वक्त में एक बंदा तीन से ज्यादा कंपनियों का लिक्विडेटर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। पैनल में कौन बंदे आते हैं कैसे आते हैं अल्लाह का शुक्र हमारे सिलेबस में उसका कुछ भी नहीं। लिक्विडेटर सेलेक्ट हो गया, अब अगला स्टेप क्या है, अब वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनवाएगा। कब बनवाएगा? अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर। रेलिवेंट डेट क्या होती है? अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ तो उसके 15 दिनों के अंदर, वो अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर कौन अपॉइंट हुआ होगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो उसकी अपॉइंटमेंट यानी कि वाइंडिंग अप ऑर्डर आने के 15 दिनों के अंदर अंदर, ये 15 दिनों में मजीद 30 दिन एक्सटेंड करके ये 45 दिन तक जा सकते हैं अगर जरूरत समझी जाए। किन से बनवाएगा? जो कंपनी के डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सेक्रेटरी वगैरह थे रेलेवेंट डेट पे, या जो पिछले एक साल में इन पोजीशन पे थे और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर किसी भी बंदे से ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसका कोई खर्चा पानी लगा तो लिक्विडेटर वो खर्चा पानी उस बंदे को कंपनी के एसेट्स में से निकाल के देगा। इसमें स्टेटमेंट के पर्टिकुलर्स क्या हैं? तो ये ऑफिशियल इसके कुछ कंटेंट्स हैं, तकरीबन 7 के करीब। 8वां है एनी अदर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो आपने एसेट्स लायबिलिटीज की डिटेल देनी है, कैश इन हैंड एट बैंक की डिटेल देनी है, क्रेडिटर्स की डिटेल देनी है, डेट्स ड्यू टू कंपनी, फिर कौन से एसेट्स कंपनी की कस्टडी में नहीं है, कौन कौन से प्लेसेस पे बिजनेस किया, लीगल केसेस कौन से हैं। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स कंपनी वाले कैसे देंगे? लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर पकड़ेगा और उसकी बेस पे एक रिपोर्ट बना के अदालत को दे देगा। तो फिर अगला एलिमेंट आ जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट की भी मिलते जुलते कंटेंट है स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स की, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 4-5 नए कंटेंट्स नजर आएंगे। तो आपने इस रिपोर्ट में भी उनसे चीजें पकड़ के ऑथराइज और पेड अप कैपिटल की भी डिटेल बता देनी होती है, कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह होते हैं उनकी डिटेल भी बता देनी होती है, कंपनी के अंदर बिजनेस किस तरह से चल रहा है उसकी भी डिटेल बता देते हैं। तो ये एक लिस्ट है जैसे याद करना है, इस लिस्ट के साथ पहले ये वाली लिस्ट याद कर लेनी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कंटेंट, फिर बाद में देख लेना है कि कोर्ट वाले में नई चीजें क्या हैं, बस वो नई चीजें काफी याद कर लें तो काम चल जाएगा। इस रिपोर्ट के अलावा भी ऑफिशियल लिक्विडेटर कुछ और रिपोर्ट भी बना सकता है कि कंपनी बनाते हुए कोई गड़बड़ धांधली बेमानियां तो नहीं हुई है, उसके बारे में भी रिपोर्ट दे सकता है। उसके अलावा वो कुछ ऐसी रिपोर्ट जो अदालत कहे या उसका दिल करे वो भी दे सकता है, और अगर उसे लगता है कि कंपनी के कुछ एसेट्स एंड ऑफ वाइंडिंग अप तक चलते रहने चाहिए तो वो उन चीजों के बारे में भी रिपोर्ट दे सकता है। तो ये एक मुनासिब सा 5.5-6 सफ़े का चैप्टर है जिसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम चीजें जो है वो आसान है लेकिन क्रैमिंग बेस्ड हैं, और जरूरत से ज्यादा ही क्रैमिंग बेस्ड। कंटिजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज के बारे में बता दें, काश ये एक रेगुलर क्लास होती। वो फेसबुक का कमेंट है वहां पे भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल पे भी वो कर ले। मैं फिलहाल ये सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन मैं इसलिए इस वक्त रुकवा रहा हूँ कि फिर हम अपने बड़े मकसद से आउट हो जाएंगे। कल मैंने इसी रुक के मैक्सिमम सवाल आपसे लिए थे और अभी भी सवाल का दरवाजा बंद नहीं होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे, मेरा ईमेल मुसलसल आपके पास है, आप कभी भी मुझे भेज सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक पे इसी जो जो सेशन चल रहा है उसके कमेंट्स में जाके सवाल लिखिए, मैं आज रात 100% जितने भी सवाल आए हुए हैं मैं सबको वहां पे जवाब दे रहा हूँ। भाई का सवाल था कंटिजेंट प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स या ये वो क्या होते हैं। अगर एक कंपनी से हम लोन लेने जा रहे हैं बैंक से, वो भी हमारा क्रेडिटर है नहीं, वो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव क्रेडिट है, समझ रहे हैं। एक बंदे के साथ हमारा लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, हम हार गए तो लाइबिलिटी बन जाएगी, ये अब हमारा कंटिजेंट है। तो कंटिजेंट या प्रोस्पेक्टिव का मतलब है वो क्रेडिटर जो आज है नहीं लेकिन बन सकता है। तो क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है और वो भी अप्लाई कर सकता है जो बन सकता है, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां हमने पढ़ा था ना क्रेडिटर अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को, तो क्रेडिटर इंक्लूड्स पर्सपेक्टिव, वो प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर, प्रोस्पेक्टिव जो मुमकिन क्रेडिटर है, बन सकता है। ये क्लाइंट्स के बारे में अक्सर बोलते हैं ये हमारा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट बन सकता है। और दूसरा कंटिजेंट, कंटिजेंट वो जो अभी नहीं है लेकिन किसी इवेंट की वजह से वो अचानक से हमारी लाइबिलिटी बन सकता है।
तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। डन। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि थोड़ा सा इसमें ख्याल हमने रखना है कि नहीं तो हम अपने मेन टारगेट से आउट हो जाएंगे। ले जी, वाइंडिंग अप के सवालों की तरफ आते हैं। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट एक ऐसा चैप्टर जहां से कंफर्म सवाल आना, हमेशा आना है। और आपने देखा है कि 16 17 17 18 नंबर के सवाल यहाँ से आ रहे हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ पब्लिक कंपनी। ऑफिशियल लिक्विडेटर के प्राइस पूछे हुए हैं 8 नंबर के। टाइप 1 सवाल है। लिक्विडेटर के अंदर पहला पोर्शन था कहाँ से पॉइंट होता है, दूसरे में था उसने क्या क्या करना होगा। तो वो वाली चीजें, और चूंकि 8 नंबर है तो आपका शायद पेट ना भरे वो थोड़ी सी बातें लिख के, तो आप कहें भाई ये स्टेटमेंट अफेयर्स भी बनवाएगा और ये अदालत को रिपोर्ट भी भेजेगा। अब दिखने में एक लॉजिकल सवाल लग रहा है। पेयर लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, और मैनेजमेंट जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले 2 साल के नहीं बना पाई है। आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है और आपको जैनब सलीम और औरंगजेब मिर्जा ने कहा है कि भाई हमें मशवरा चाहिए। कौन है ये दो लोग? जैनब सलीम एक मेंबर है पीएल की, और वो ये चाहती है कि वो पिटीशन दे कोर्ट में वाइंडिंग अप के लिए। जैनब सलीम को एडवाइस करें कि क्या वो एलिजिबल है कि वो अप्लाई कर सके। वो एक मेंबर है, मेंबर मतलब वो एक कंट्रीब्यूटरी है। तो अगर वो कंट्रीब्यूटरी है तो आप कहें भाई तुम्हारी वो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, 2 शर्तें पूरी कर लो तुम अप्लाई कर सकते हो। औरंगजेब मिर्जा ऑथराइज बाय कमीशन है टू प्रेजेंट द वाइंडिंग अप पिटीशन। एडवाइस करें औरंगजेब मिर्जा को बताएं उसने कौन सी शर्तें पूरी करनी है। तो औरंगजेब मिर्जा एससीसीपी का ऑफिसर है। वो जो हमने एप्लीकेंट में एससीसीपी उसका ऑफिसर पढ़ा था, तो एससीसीपी के सामने वाली बातें आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तो ये टाइप 2 में उन्होंने आपसे ये अंदाजा लगाया था कि क्या आपको कंट्रीब्यूटरी की और एससीसीपी की शराइत आती है। और ऊपर वाला पार्ट टाइप 1 सवाल था। अंडर कंपनीज एक्ट स्टेट एनी 8 सर्कमस्टांसेस जहां कंपनी वाउंड अप हो सकती है बाय कोर्ट। वो जो लिस्ट थी लंबी चौड़ी थी, कोई सी 8 चीजें आपने बता देनी है 8 नंबर के लिए। टाइप 1 सवाल। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंपनी शैल बी डीम टू बी अनेबल टू पे डेट। अनेबल टू पे डेट वाली शर्तें बताएं। ऑल्सो वो कंडीशन बताएं जिसमें एक प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर, अब क्रेडिटर बोलें या कंटिजेंट बोलें या प्रोस्पेक्टिव बोलें एक ही बात है, वुड हैव टू मीट इफ इट इंटेंड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू कोर्ट। तो दो चीजें पूछी हैं, क्रेडिटर की शर्तें पूछ ली और दूसरा क्या पूछ लिया, अनेबल टू पे डेट को एक्सप्लेन करें। टाइप 1 सवाल सिर्फ रट्टा पूछा। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय कोर्ट इफ कंपनी हैज बीन कैरिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज लिस्ट कर दें जिसको हमने अनलॉफुल कहा है। वो नीचे वाली वो जो स्कीमें और वो जो अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स वो पूछ लिया, वो तो लिखा ही नहीं हमने। वन, ताकि बाद में सॉफ्ट कॉपी में आप तेजी से गुजार के आपको अंदाजा हो जाए कि कौन कौन सा टाइप 1 सवाल था। पता नहीं आप लोग बाद में देखेंगे भी या नहीं। मैं खुद ही से जज्बाती हो रहा हूँ, हाँ जब आप बाद में देखेंगे, जब आप टेस्ट कर रहे होंगे, जब आप तैयारी करके बैठेंगे, जब आप सोच रहे होंगे किस तरह के सवाल आते हैं। आपने बस ये 2 दिन ही सोचना मुझे लग रहा है। मर्क्यूरी लिमिटेड को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही हैं, है बेचारे, डेट्स पे नहीं कर पा रहे, और उन्होंने अपनी एजीएम भी पिछले 2 साल से नहीं कराई। गुस्ताखियां गुस्ताखियां, अनेबल टू पे डेट भी हैं और 2 साल से वो भी नहीं कराए। मैनेजमेंट को एडवाइस करें कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान की इम्प्लीकेशन भी बताएं। तो आप कहें भाई ये जो आपने 2 हरकतें की हैं, ये लिस्ट है, सरकमस्टांसेस बन गए हैं जिस पे वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो खुदा ना खास्ता कोई उठ के वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन अगर दे देगा तो आपकी वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर अपॉइंट होकर कंपनी को खत्म भी कर सकता। अब पता नहीं ऐसे लॉजिकल सवाल कहें या ना कहें, दिल रखना तो कह देते हैं। वैसे उन्होंने ये 2 रीजन आपको याद कराई हैं, और क्या बताओ क्या होगा, तो आपको पता है वो 2 रीजन थी सर्कमस्टांसेस में। इसको 2.5 कह दे। कैल्शियम लिमिटेड के जो क्रेडिटर्स है उनकी रिक्वेस्ट पे ये सवाल मैंने आपको फर्स्ट डे भी दिखाया था जब हम टाइप 2 सवाल देख रहे थे। हैदर अली अपॉइंट हुआ प्रोविजनल मैनेजर के तौर पे और एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और अब कोर्ट के ऑर्डर की वजह से सीएल ने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देनी है हैदर अली को। बताएं 7 पर्टिकुलर्स क्या हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। टाइप 2 सवाल है, आप इन लोगों का नाम लेंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे देंगे। ये वही सवाल है जो हमने फर्स्ट डे इसको सैंपल के तौर पे देखा था। स्टेट प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर वाइंडिंग अप। ऑफिशियल लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो कुछ जानते हैं बता दें। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन विद द कोर्ट फॉर कंपनी एंड रिलेटेड कंडीशन। पूरा टेबल पूछ लिया, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या शराइत होंगी। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आउटलाइन द कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट दैट ऑफिशियल लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू। यही रह गया था, ये भी पूछ डाला उन्होंने।
तो ऑफिशियल लिक्विडेटर की रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो भी आप बता दें। TL incorporated as a public company on 27 मई 2021, commenced its operation in this. Since then, TL has not yet convened an AGM nor provided financial statement to stakeholder. एक कंपनी 27 मई की बनी हुई है और अभी तक उसने ना अकाउंट जमा कराए हैं ना कुछ और किया है। Advise Farhan, a shareholder dissatisfied with TL management on the grounds under which he may initiate winding up. फरहान एक मेंबर है, आप उसे मशवरा दें वो कैसे अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। कर सकता है वो अप्लाई, वो कर सकता है। शर्तें क्या होंगी? मिनिमम मेंबर से नीचे वाली शर्त, और वो 180 दिन कम से कम पिछले 1.5 साल में रहा हो, ठीक है। टाइप 2 हो गया जी। नहीं, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली नहीं करनी। शर्त भी ये होनी चाहिए कि कंपनी मिनिमम से नीचे रही हो, एंड आप भी पिछले 1.5 साल में कम से कम 180 दिन मेंबर रहे हो, या आप ओरिजिनल अलॉटी हो, शुरू से आपके पास हो, या अगर किसी बंदे की डेथ पे आपको शेयर मिल गए हैं तो भी गिनती होगी। रिवीजन में हमने थोड़ा क्विकली सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को नहीं डिस्कस किया, बस एक रिकैप कर रहे थे। Evaluate the validity on the grounds given in scenario for registrar or commission to initiate the winding up of TL on their own. ये जो ऊपर सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, आप बताएं क्या ये वैलिड हैं जिसकी बेस पे SCCP और रजिस्ट्रार आके वाइंडिंग अप की बात करें, और ये बताएं कि रजिस्ट्रार या SCCP को कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। तो क्या ऊपर वाली बातें आपको मुनासिब लग रही हैं? तो आप कहेंगे भाई आपने इतने ईयर से अगर वो नहीं की, AGM नहीं कराई, और वो जो लिखा था कि कंपनी ने पूरा साल ऑपरेशन में नहीं रही, तो एक कंपनी काम भी नहीं कर रही बनने के बाद, और अपने इतने सारे ईयर्स, ये ऑटम 24 में अगर सवाल आया तो वी हैव टू एज्यूम, अगर इन्होंने आज की डेट नहीं बताई हुई तो नॉर्मली हम अजम्पशन लेते हैं कि हम इसी साल में खड़े हैं। तो 2021 की कंपनी बनी हुई और 3 साल से ना अकाउंट्स बना रही है, ना चीजें वो कर रही है, ना ऑपरेशंस कर रही है, तो आप कहेंगे